हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत बात की जाए तो देखिए 1857 की क्रांति में अपने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना की झलक का थोड़ा बहुत प्रमाण आपने देख लिया होगा। और राष्ट्रवाद की बात की जाए तो देखिए, देशभक्त राष्ट्रवाद को आप देशभक्ति समझ लिया, हालांकि दोनों में माइनर डिफरेंस है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में माइनर डिफरेंस है, लेकिन समझने के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है वो राष्ट्रवाद को देशभक्ति समझ लीजिए। अब लोगों ने, कहने का मतलब ये है कि अब लोगों ने राष्ट्र के हित के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। भारतीय अब समझ चुके थे कि अंग्रेज हमारे नहीं है, अंग्रेज हमारा विकास नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये धारणाएं बनी हुई थी कि अंग्रेज हमारा विकास कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट चाह रहे हैं और हम उनसे हीन हैं और अंग्रेज हमसे श्रेष्ठ हैं। तो ये जो धारणाएं थी ये गलत साबित हो रही थी, लोग अब जाग रहे थे, जागरूक हो रहे थे। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि भारत में आधुनिक जो राष्ट्रवाद है इसके उदय के कारण क्या होते हैं, आखिर कौन कौन से कारण हैं। जो प्रमुख कारण हैं उनको मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है, आप इनको देख सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि भारत एवं उपनिवेशी जो शासन था, जो ब्रिटेन था जो हम पर रूल कर रहा था, भारत एवं उपनिवेशी शासन के हितों में विरोध उत्पन्न होता है। आप ये बात समझ रहे होंगे आसानी से कि ब्रिटेन जो था वो मुख्य रूप से हमारा आर्थिक शोषण कर रहा था। ये बात हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी, वो अपना हित साध रहे थे, अपना फायदा निकाल रहे थे। तो ये बात समझ में आती है, उसके बाद विरोध उत्पन्न होता है। उसके बाद ये बात आप समझ सकते हैं कि भारत का जो प्रशासनिक है, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण होने लगता है। हाँ, वो अपने फायदे के लिए ही प्रशासनिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक एकीकरण की बात कीजिए, उसका एकीकरण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वो अपने फायदे के लिए किए थे कि हाँ, एक कार्यपालिका बना दी गई थी, न्यायपालिका बना दिया गया था, ठीक है, कानून बना दिया गया था, फौजदारी दीवानी कानून बना दिए गए थे। लेकिन इससे भारतीयों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है एकीकरण में। परिवहन के साधन आ गए थे, रेलवे लाइन बिछा दी गई थी। तो ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। इस वजह से भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण होता है, जिसकी वजह से भारत के लोग भी एक दूसरे से, पूरे भारत के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, कनेक्ट होने में उनको आसानी हुई, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है यहाँ के लोगों पर। पाश्चात्य चिंतकों को पढ़ना शुरू कर दिया जाता है, वेस्टर्न जो फिलोसफर्स होते हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। और हाँ, विलियम बेंटिक और मैकाले की वजह से अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, तो अंग्रेजी एक संपर्क भाषा के रूप में उभर कर भी सामने आती है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उन अलग अलग भाषा भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा करने में अंग्रेजी एक अहम भूमिका निभाती है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद बात कर ली जाए तो प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका होती है। आगे हम देखने वाले हैं प्रेस एवं समाचार पत्रों को, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद ये देख सकते हैं कि भारत के अतीत का पुनः अध्ययन किया जाता है और लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया जाता है, ये समझने के लिए कि भारत प्राचीन काल में, चाहे कला की बात कर ली जाए, साहित्य की बात कर ली जाए, वास्तुकला, आर्किटेक्ट की बात कर ली जाए, संगीत, दर्शन, विज्ञान तथा गणित की बात कर ली जाए, कोई भी क्षेत्र हो, भारत पीछे नहीं था, अग्रणी था सब में। इसलिए ये भावना कि हम अंग्रेजों से हीन हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, हम उनसे श्रेष्ठ हैं, ये भावना भारतीयों में जागृत होनी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद बात कर ली जाए सुधार आंदोलनों का विकासात्मक जो रूप होता है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात हमने कर ली है। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में एक नए वर्ग, मध्य वर्ग का उदय होता है, मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय होता है। देखिए, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग तो थे ही, 19वीं शताब्दी में एक नए वर्ग, मध्य वर्ग, जो कि पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त करते थे या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश करते थे, जिसमें वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक आदि आते थे। तो इनका भी अहम रोल होता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात की जाए तो तत्कालीन जो विश्वव्यापी घटनाएं होती हैं उनका भी भारतीय लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे फ्रांस की क्रांति वगैरह होती है, जिससे भारत के लोगों पर ये प्रभाव पड़ता है कि हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो अंग्रेजी जो शासक होते हैं, अंग्रेजी शासकों की जो प्रतिक्रियावादी, अग्रेसिव जो नीतियाँ होती हैं, या फिर जो उनके अंदर जातीय अहंकार होता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, और जो अग्रेसिव नीतियाँ होती हैं कि क्रूरता से किसी भी आंदोलन को कुचल दिया, ठीक है, तो ये जो उनकी नीतियाँ होती हैं, उनकी जो जातीय अहंकार की भावना होती है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, इन सारी वजहों की वजह से भारत के अंदर राष्ट्रवादी भावना का उदय होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इनको आप देखते रहिएगा रिवीजन के क्रम में। उसके बाद चलिए बात करते हैं
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो भी महत्वपूर्ण संगठन बनते हैं, चलिए एक बार जल्दी से उनको देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय एवं उनके सहयोगियों के द्वारा की जाती है। देखिए सबसे पहले आप संस्था और संस्थापक का नाम ध्यान रख लीजिए, उसके बाद वर्ष को ध्यान रखिएगा। देखिए अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको स्थापना का क्रम भी पूछ लिया जाएगा, इसलिए वर्ष का नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले संस्था और संस्थापक का नाम, उसके बाद वर्ष, उसके बाद स्थान। ठीक है, तो बंग भाषा प्रकाशक सभा बता दिया राजा राम मोहन राय एवं उनके सहयोगी। 1836 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर, बंगाल में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की जाती है 1838 में कलकत्ता में। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया की बात कर ली जाए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है जॉर्ज थॉमसन। और द्वारकानाथ भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जॉर्ज थॉमसन जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसकी स्थापना होती है 1848 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, हाँ, उसके बाद ये देख लीजिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय कर दिया जाता है 1851 में। इनका विलय हो जाता है और नाम बन जाता है इसका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राधाकांत देव अध्यक्ष होते हैं, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, महासचिव होते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा तीसरा यहाँ 2+3 लिखा हुआ है, लैंड होल्डर सोसाइटी, और ये तीसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनका विलय कर दिया जाता है। विलय करने के बाद नाम हो जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो देख लीजिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पर है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1839 में इसकी स्थापना होती है विलियम एडम के द्वारा। और उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर, लंदन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, लंदन भी ध्यान रख लीजिएगा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, पूना सार्वजनिक सभा की बात कर ली जाए तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना होती है महादेव गोविंद राणादे के द्वारा। महादेव गोविंद राणादे, कहाँ पर, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। ये भी नाम ध्यान रख लीजिएगा, जीवी जोशी। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, डायरेक्ट प्रतिनिधित्व की मांग की थी पूना सार्वजनिक सभा ने, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नेशनल इंडिया एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना की जाती है मेरी कारपेंटर, ये ध्यान रख लीजिएगा, मेरी कारपेंटर के द्वारा। मेरी कारपेंटर, केशव चंद्र सेन भी ध्यान रख लीजिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इंडियन सोसाइटी की बात करें 1872 में इसकी स्थापना होती है आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडिया लीग की बात कर ली जाए तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 1875 में। इंडियन एसोसिएशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन की बात कर ली जाए तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, साथ में आनंद मोहन, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन 1876, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। बॉम्बे एसोसिएशन की बात कर ली जाए तो 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और मद्रास महाजन सभा की बात कर ली जाए तो ये आप देख लीजिएगा, M.V. राघवाचारी, V. सुब्रमण्यम और P. आनंद चालू के द्वारा इसकी स्थापना होती है मद्रास में। देख लीजिएगा, जो हाईलाइट किया हुआ है उनको जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और जिनको हाईलाइट नहीं किया हुआ उनको भी एक दो नज़र देखते रहिएगा। एग्जाम में अगर वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऑप्शन देकर चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। उसके बाद बात की जाए तो देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये 1885 में इसकी स्थापना होती है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 1885 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अभी बात हम करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है एओ ऑक्टिम ह्यूम के द्वारा, बम्बई में। उसके बाद बात करी जाए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और कांग्रेस के विरोध में ये स्थापना इसकी की जाती है, तो ये बात भी ध्यान रख सकते हैं कि कांग्रेस के विरोध में किस संस्था की स्थापना की जाती है, तो वो है यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लीजिए तो 1920 में इसकी स्थापना होती है M.N. राय के द्वारा, ये भी नाम ध्यान रख सकते हैं, M.N. राय तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अबनी मुखर्जी यहाँ लिखा हुआ, अबनी मुखर्जी, ताशकंद में
इसकी स्थापना होती है। इसका पुनर्गठन होता है कानपुर में 1925 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पुनर्गठन होता है कानपुर में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 1920 में 1920 में इसकी स्थापना होती है एम.एन. जोशी के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की जाती है किनके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की बात कर लीजिए तो 1925 में इसकी स्थापना केबी हेडगेवार के द्वारा नागपुर में होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर ली जाए तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होती है कलकत्ता में। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की बात कर ली जाए 1940 में इसकी स्थापना एम.एन. राय के द्वारा होती है। और क्रांतिकारी समाजवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना 1942 में होती है कलकत्ता में। तो ये सारी बातें हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन में अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है तो आप 1885 ही टिक मारिएगा। इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। हाँ, पहले अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में जो कि 1885 में होता है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम बदलकर इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसकी स्थापना होती है 84 में। 85 में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक और बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो इंडियन एसोसिएशन है, अभी हमने जो देखा है, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो अधिवेशन होता था उसका नाम होता था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से अधिवेशन होता था। तो प्रथम अधिवेशन का आयोजन 1883 में होता है। दूसरी बार इसका आयोजन 1886 में होता है। और 1886 में ही जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका विलय कर दिया जाता है किसमें, आईएनसी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में कर दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम होता है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। लंदन में बनाई जाती है ये कमेटी 1889 में। 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, विलियम डिग्बी। हाँ, ए.ओ. ह्यूम के बारे में बात की जाए तो ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। भारतीय सिविल सेवा मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती थी उसके रिटायर्ड ऑफिसर थे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लीजिए, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस ने 1948 में 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। तो उस मांग को ठुकरा दिया था कांग्रेस ने। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आईएनसी को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कांग्रेस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कांग्रेस पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, चाहे देख सकूं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, लॉर्ड कर्जन का। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की क्या है, संस्था है। किसने कहा था, डफरिन ने। उसके बाद ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये स्टेटमेंट्स है, एज इट इज आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद हाँ, ये भी देख लीजिए, यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसर खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम भुनाने का अवसर दिया। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। ये भी लाला लाजपत राय का ही स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट और नाम ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और नाम है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद चलिए अधिवेशन, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उनकी बात कर लेते हैं। पहले अधिवेशन की बात कर ली जाए तो पहला अधिवेशन 1885 में होता है। अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ध्यान रख लीजिएगा। बम्बई में पहला अधिवेशन होता है। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला अधिवेशन होता है। कहाँ, बम्बई में। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है। हाँ, पहले जो महासचिव होता है, प्रथम महासचिव, ये ध्यान इसलिए रख सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम जो है ना, प्रथम महासचिव के रूप में
पहले अधिवेशन में उपस्थित होते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, मुस्लिम प्रतिनिधि, ये बीपीएससी में क्वेश्चन मुस्लिम प्रतिनिधि से रिलेटेड पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। सब में ध्यान नहीं रखना है, क्रम से आप पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लेते हैं इनको आप ध्यान रख सकते हैं। पहले में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि, दूसरे अधिवेशन में 33, तीसरे में 81 और चौथे में 221, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, दूसरे अधिवेशन की बात कर लीजिए, 1886 में जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है कलकत्ता में। और ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 में अध्यक्षता की जाती है, 1886 में, 1893 में, 1893 में, 1906 में, कुल 3 बार अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद बात करें बदरुद्दीन तैयब, 1887 में अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। आईएनसी की बात कर ली जाए तो आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास में ये अधिवेशन होता है। हाँ, उसके बाद बात कर लीजिए चौथा जो अधिवेशन होता है 1888 में इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले जो होता है पहला अंग्रेज अध्यक्ष होता है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होता है। कौन? जॉर्ज यूले। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1896 में, 1896 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में। डेट याद रखिएगा, ईस्वी याद रखिएगा, 1896। रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन होता है, जहाँ पर पहली बार वंदे मातरम को गाया जाता है। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, उसको पहली बार यहाँ पर गाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 1905 में। 1905 याद कीजिए, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में वाराणसी में ये अधिवेशन होता है, जहाँ पर स्वदेशी अर्थात बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया जाता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 1906 में आ जाइए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा ही है कि 1886, 1893 और 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस के मंच पर, कांग्रेस की बात की जा रही है, कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस के मंच पर बात की जा रही है, कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद आप आ जाइए 1907 अधिवेशन की बात कर लीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है यहाँ पर गर्म दल और नरम दल में। तो इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की जाती है, लेकिन ये अधिवेशन पूरा नहीं हो पाता है, स्थगित कर दिया जाता है। सूरत अधिवेशन के नाम से इसको जानते हैं, 1907 के आईएनसी अधिवेशन को। कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो जाता है गर्म दल और एवं नरम दल में। ठीक है, 1908 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में ही मद्रास में ये अधिवेशन संपन्न होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। 1908 में इस अधिवेशन को कंप्लीट किया जाता है, कहाँ पर? मद्रास में। उसके बाद बात कर ली जाए तो 1911 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1911 में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान को गाया जाता है, जनगण मन को गाया जाता है। 1896 हमने देखा रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया, और 1911 में जनगण मन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 1912 आर.एन. मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में अधिवेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है, और ये पटना में ये अधिवेशन होता है, बांकीपुर पटना में। इंपॉर्टेंट है, आर.एन. मुधोलकर की अध्यक्षता में 27वां अधिवेशन ये होता है। उसके बाद बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये अधिवेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। देखिए 1907 के अधिवेशन की बात कर लीजिए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम देखेंगे। 1907 का जो कांग्रेस विभाजन होता है उसको हम डिटेल्स में देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन को भी देखने वाले हैं। अभी हमारा मुख्य फोकस अधिवेशन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर है, आगे हम डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे जो भी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, जो भी जैसे ये लखनऊ अधिवेशन हो गया या फिर सूरत विभाजन की बात कर लीजिए। हाँ, तो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में जो अधिवेशन होता है, यहाँ पर गरम दल और नरम दल जो 1907 में अलग हुए रहते हैं वो एक हो जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। क्या क्या समझौता है, समझौता में कौन कौन सी बातें होती हैं, आगे हम देखने वाले हैं। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी अधिवेशन के दौरान। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 1917 में, इंपॉर्टेंट है, 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 1917 एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष, आईएनसी की अध्यक्षता की बात कर ली जाए तो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है, 1917 में अध्यक्षता करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष होंगी वो होंगी सरोजिनी नायडू, 1925 में। यहाँ पर 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और ये है प्रथम महिला अध्यक्ष, और ये सरोजिनी नायडू है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद बात कर लीजिए तो असहयोग आंदोलन के टाइम में 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है कोलकाता में, लेकिन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। हाँ देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर ली जाए तो इनका अधिवेशन हर साल दिसंबर में होता था, लेकिन ये विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है 1920 में। फिर 1920 में ही 35वां जो अधिवेशन होता है सी, मतलब नेक्स्ट जो दिसंबर वाला अधिवेशन होता है वो हो जाता है सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में। नागपुर में यह अधिवेशन होता है। यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और भी कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं इस अधिवेशन के दौरान जो होती हैं, उनको ध्यान रख सकते हैं कि भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन को मंजूरी मिल जाती है, और पहली बार भारतीय रियासतों हेतु नीति, रूल रेगुलेशन घोषित किया जाता है, भारत की जो भी रियासतें थीं उनके लिए। उसके बाद 1921 की बात कर ली जाए तो अहमदाबाद में ये अधिवेशन होता है चितरंजन दास की अध्यक्षता में। ये उस टाइम में जेल में होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जगह पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? हकीम अजमल खान। तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्यवाहक जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हकीम अजमल खान, ठीक है, 1921 में। 1922 में चितरंजन दास अध्यक्षता करते हैं गया से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। गया में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में। 21 में तो वो जेल में होते हैं, जिनकी जगह पर हकीम अजमल खान अध्यक्षता करते हैं। चलिए, उसके बाद बात कर ली जाए 23 विशेष अधिवेशन एक बुलाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो बनते हैं वो होते हैं अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। उस टाइम उनकी उम्र होती है 35 वर्ष। तो सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बनते हैं आईएनसी के वो कौन होते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। एक ही बार अध्यक्षता की जाती है बेलगांव में। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को ही पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया जाता है रावी नदी के तट पर। 31 दिसंबर 1929 को 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन होता है लाहौर में, जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को ही पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया जाता है रावी नदी के तट पर। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। किस डेट को मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल की बात कर लीजिए। 1931 में 1931 में इनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है कराची में। इंपॉर्टेंट बात ये है, इस बार भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी अध्यक्षता में किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में, ठीक है। कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इसी में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। गांधी जी का स्टेटमेंट है। और गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी यहाँ से मिलती है कराची अधिवेशन से। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें ये थी। उसके बाद 1934 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आईएनसी का अधिवेशन होता है। यहाँ पर इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होती है। 1937 की बात कर ली जाए तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इंपॉर्टेंट है, 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बंगाल के फैजपुर में एक अधिवेशन होता है। और ये गांव में संपन्न पहला अधिवेशन होता है। गांव में संपन्न पहला अधिवेशन होता है। कौन सा गांव? फैजपुर। बंगाल में ये गांव है फैजपुर, वहाँ पर ये अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1937 में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा, जो कि गुजरात में है,
हरिपुरा में एक अधिवेशन होता है और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस अधिवेशन के दौरान ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत यहाँ की जाती है इस अधिवेशन में। ये इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय नियोजन अर्थात प्लानिंग, राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया जाता है इस अधिवेशन के दौरान, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 1939 की बात कर ली जाए तो इस टाइम भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, लेकिन थोड़ी अनबन के बाद ये त्याग पत्र दे देते हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये अधिवेशन कंप्लीट होता है। ये अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। ये बता ही दिया है, बोस के त्याग पत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। उसके बाद 1940 से लेकर 46 तक, 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता रहती है, लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। 46-47 में जे बी कृपलानी मेरठ में अध्यक्षता होती है, जे बी कृपलानी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन होता है। हाँ, ये बात भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि उस समय तक देश आज़ाद हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद भी ये अध्यक्ष रहते हैं, नवंबर में इस्तीफा देते हैं। उसके बाद अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1948 में पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा जयपुर में अधिवेशन होता है। तो अधिवेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो सारी बातें हमने देख ली हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।